पहले तो अपना जर्नी बताएंगे, ठीक है? तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस था कि जहाँ भी जाऊँगी, जिस फील्ड में जाऊँगी, अच्छा करूँगी, कुछ न कुछ रिजल्ट दूँगी। कि मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का, जिस तरह मैं उसे देखती हूँ कि उसको एक रहता है कि मुझे होमवर्क अपना कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करना है, तो वो मेरे अंदर भी डेवलप हुआ। जो स्पीडी वगैरह का जो करंट अफेयर्स है उससे ऊपर उठ के सर कैसे लिखते थे उसमें? जैसे 8 पेज में पूरा पॉलिटी लेके आना, लक्ष्मी का क्वेश्चन छूट रहे हैं, तब टाइम मैनेजमेंट को लेके किस तरीके से काम करना पड़ेगा और किस तरीके का अप्रोच डेवलप करें? अगर एग्जाम अच्छा क्वालिफाई करना है, बेहतर करना है, तो न्यूज़पेपर की स्टडी बहुत जरूरी है। जो कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइंस, अब केवल लाइन रीड नहीं करना है, उसका अर्थ भी समझना है। इससे के लिए तो जो मुझे भी बहुत परेशानी थी, तो मैं धनंजय सर से मिला था, तो इन्होंने मुझे तरीका बताया था कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है, कैसे टॉपिक्स को डेवलप किया जाता है। फिर मैंने 68 की प्रिपरेशन स्टार्ट की, 67 की, और पूरे मन से की, कंसिस्टेंसी के साथ की। मुझे मतलब ये मेरे स्वभाव में, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। आप कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी, तो उसका क्या रोल रहा, किस तरीके से हेल्प हुआ? सीखते हैं, इंट्रोडक्शन को भी सब पार्ट कर बताया, I1 I2, बॉडी कंटेंट, किस तरह B7 भी, कि अगर मैंने तैयारी शुरू की है तो ये तैयारी ख़त्म भी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ प्रकाश त्रिपाठी सर हैं। अभी हम धनंजय IAS एकेडमी में हैं, बोरिंग रोड पे पटना में। तो सर से हम बातचीत करेंगे, सर का जर्नी जानेंगे, स्ट्रगल जानेंगे, मोटिवेशन जानेंगे कि किस तरीके का सर का अभी तक का जर्नी रहा है। 68th BPSC में सर को SC ST वेलफेयर के पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल पूरी जर्नी में बात करेंगे और आपके 70th जो BPSC होने वाला है उसके लिए सर का क्या टिप्स होगा, स्ट्रेटेजी होगा आप सबके लिए कि आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड हो सके। सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स। धन्यवाद सर ब्रीफली सर अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम प्रकाश त्रिपाठी है जी। और मेरा घर जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जी। और इस बार मैं 68 में 243 रैंक के साथ जी। SC ST वेलफेयर ऑफिसर में चयनित हुआ हूँ। ओके सर, कैसा लगा सर सिलेक्शन लेने के बाद में? अब से हम इंटरव्यू शूट करना पर बात भी कर रहा था, बोले कि रात भर पूरा पार्टी किए हैं आप, कैसे कि अभी नींद टाइम बोलने को वैसा फील हो रहा है। पार्टी कैसा रहा, कैसा हुआ, मतलब कि कैसा रहा सर सिलेक्शन के बाद PDF में जब नाम आया तो? PDF के पहले तो जब अतुल सर का ट्वीट आया तो जी, जो लगता था कलेजा बाहर आ जाएगा, उस तरह का सीन होने लगा। तो फिर मैंने नहीं देखा था खुद से, फिर मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि तुम्हारा हो चुका है। फिर मैंने उसको चेक किया एक बार और फिर देखा, नाम दिखा तो बहुत रिलैक्स महसूस किया मैं कि फाइनली कुछ पा गए हैं। बहुत लंबा जर्नी हुआ ये जी। सर क्या रहा है जर्नी? अपने कौन सा अटेम्प्ट था आपका, क्या ऑप्शनल रखे थे और मीडियम? 68 मेरा 4th अटेम्प्ट था और मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था। 65 में मेंस क्वालिफाई किया, 66 में PT ही नहीं हुआ, 67 में मेंस PT सब हुआ, इंटरव्यू तक भी गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, कितने नंबर से रह गए थे उसमें? 8 नंबर से रह गए थे, 553 कट ऑफ गया था, 545 मेरा आया था। अच्छा। और 68 में जब तीनों स्टेज के फेलियर्स को देखने के बाद फाइनली सक्सेस मिल गई। सर कितना स्ट्रगल रहा लाइफ में, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके का एम्बियंस रहा है घर में, पढ़ाई लिखाई का सारी चीज़ें? मेरे घर में पढ़ाई लिखाई को लेकर तो माहौल अच्छा है। अच्छा। मेरे पिताजी खुद जो है उस समय पूरा मतलब कि पटना साइंस कॉलेज से पढ़े थे। वो बहुत पुरानी बात है, 1960s की बात है। मैंने BSc उन्होंने किया था। हाँ, उन्होंने BSc ऑनर्स किया था और मतलब तो उन्हीं का था वो कि हालांकि फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक सरकारी कर्मचारी बने। फिर उन्होंने घर में इस तरह का माहौल रखा कि पढ़ाई होगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी पढ़ने की और मैं बचपन में मतलब खेल के अलावा ज़्यादा कुछ पर ध्यान नहीं देता था। क्रिकेट मेरा जुनून था उस समय। फिर एक बार पापा की डांट पड़ी और फिर पढ़ाई स्टार्ट हुई और फिर जर्नी स्टार्ट हुई, तो अभी तक कंटिन्यू है। सर एकेडमिक क्या रहा आपका? एकेडमिक में कैसा था? 10th बिहार बोर्ड से किया, 74% के राउंड नंबर है उसमें। फिर उसके बाद 12th भी बिहार बोर्ड से और ग्रेजुएशन जो है वो मैंने BTech किया
संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस में अपना डिग्री प्राप्त किया। फिर उसके बाद मैं बीपीएससी तैयारी में लग गया और फिर फाइनली अब सिलेक्शन हो चुका है। ओके सर, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी आपने रखा था? बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग सर बताएं कि अब एस्पिरेंट किस टाइप का अपना अप्रोच लेके चले ताकि उनका 70th सर प्रीलिम्स जो है वो क्रैक हो सके। 70th प्रीलिम्स के लिए तो मेरा जो, जैसे कि मेरा 69th में भी 100 मार्क्स आया है पीटी में, वाह वेरी गुड, जो कि एक अच्छे मार्क्स में काउंट जी होगा। जी बिल्कुल। तो मेरा जो सीधा सा है वो है कि एनालिटिकल स्टडी करना होगा। वो जो स्पीडी वगैरह का जो करंट अफेयर्स है उससे ऊपर उठ के, या फिर जो हम लोग नॉर्मल वो जो पतला पतला सा होता है गाइड टाइप का वो पढ़ते हैं, उससे बेहतर होगा कि अब जैसे मैं राजीव अहीर स्पेक्ट्रम हिस्ट्री को फॉलो करता हूँ, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट थी तो उसमें पकड़ अच्छी थी। फिर ये इकोनॉमिक्स में भी मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी है, तो एक स्टैंडर्ड बुक का मैंने हमेशा फॉलो किया शुरू से ही। तो उसके वजह से मेरा फैक्चुअल नॉलेज उतना नहीं बढ़ा था, बात सच है 66 में, इसीलिए मेरी पीटी नहीं हुई थी। फैक्चुअल नॉलेज तो नहीं थी मेरे पास उतनी, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे 68 और 69 दोनों में मिला है। 69 में मैं जब 67 का इंटरव्यू आया था, उस समय इंटरव्यू था मेरा 9 तारीख को, और उसके जस्ट पहले 30 तारीख को पीटी थी इसकी 69 की। जी जी। तो मैंने लास्ट में 17 तारीख के बाद से इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और फिर पीटी जाके दिया तो पीटी में भी मेरा 100 मार्क्स आ गया। तो मतलब ये जो एनालिटिकल स्टडी हुई और जो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़ा था उसी का फ़ायदा हुआ। और फिर जो एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि पढ़ना नहीं है, सिनॉप्सिस बोलते हैं उसको, कि सिनॉप्सिस बनाइए, शॉर्ट नोट्स। मेरे पास अगर देखिए तो मैंने मेंस के लिए 8 पेज में पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। मैं अपना 8 पेज में पूरा पॉलिटी का। सर कैसे लिखते थे उसमें, जैसे 8 पेज में पूरा पॉलिटी लेके आना? लक्ष्मीकांत पेज में मैं 4 टॉपिक बड़े बड़े कवर कर लेता था, जिससे एक पेज में पार्लियामेंट खत्म। हाँ, एक मैंने पढ़ा कोई टॉपिक, उसके जो मुख्य बिंदु थे उसको मैंने लिख लिया। की पॉइंट, की नोट्स, हाँ, क्योंकि आप पढ़ते हैं उधर से की पॉइंट्स देखते हैं दोबारा में ना, तो रिवीजन करते हुए आसानी होती है, जल्दी जल्दी आपको पॉइंट्स दिमाग में आते हैं। और रिवीजन करने में आपको लास्ट समय क्या होता था ना, 66 में के बाद मैंने इस चीज़ को सीखा कि 66 का जब पीटी दे रहा था तो मैं इतना चीज़ था कि कैसे हर चीज़ को कैसे पढ़ा जाए, तो कलेक्टेड चीज़ नहीं था। उसके बाद मैंने सब चीज़ को कलेक्ट किया एक जगह पे और कलेक्शन किया अच्छे से, और शॉर्ट नोट्स बना के पीटी वगैरह में सब में फ़ायदा मिला उसका फिर हम। ओके सर, बहुत ही डेप्थ तरीके से अपने सर बताया। अब सर मेंस के बारे में बताएं। मेंस में इस समय जो सवाल आ रहा है अब सर कन्वेंशनल नहीं रह गया है, अब बहुत ही डायनेमिक है, और शॉर्ट सर जो आ रहे हैं क्वेश्चंस उससे बहुत लोग परेशानी हो। 69th मेंस में रिव्यू कर रहा था तो उससे परेशानी हो रही है, एस्पिरेंट जो कैंडिडेट हैं उनके क्वेश्चन छूट रहे हैं। तब टाइम मैनेजमेंट को लेके किस तरीके से काम करना पड़ेगा और किस तरीके का अप्रोच डेवलप करें, और सर करेंट को रिलेट करके कैसे डायनेमिक के साथ आगे बढ़ा जाए कि उसका बहुत न्यूज़पेपर स्टडी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी एक आदत है कि मैं न्यूज़पेपर्स को जो पढ़ता हूँ। सर नाम मेंशन न्यूज़पेपर का कोई भी आप पढ़ सकते हैं, मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को देखता हूँ। जनरली इंडियन एक्सप्रेस पे ज़्यादा मतलब मेरा वो रहता है फोकस, लेकिन मैं हिंदू के भी आर्टिकल्स को नेट पर से इधर उधर से कोई अच्छा मिलता है तो उसका मैं पढ़ के उसको फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ अपने में, और उसका मैं PDF कन्वर्ट करता हूँ, और PDF को फिर मैं हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके उसको अच्छे से पढ़ डालता हूँ। तो न्यूज़पेपर से हमको फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी टॉपिक चल रहा हो, जैसे सेम सेक्स मैरिज है या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड है, तो आपको आर्टिकल ऐसे अच्छे अच्छे जिसमें RBI का कंसर्न, EC का कंसर्न, ये सारे चीज़ें हॉलिस्टिकली मेंशन्ड होते हैं। स्टैटिक भी और डायनेमिक चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो आपको एक न्यूज़पेपर का आदत डालना होगा। अब अगर एग्जाम अच्छा क्वालिफाई करना है, बेहतर करना है, तो न्यूज़पेपर की स्टडी बहुत जरूरी है। सर टाइम मैनेजमेंट को क्या करें, जो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत नहीं लिखना है। दिक्कत क्या होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन अब ऐसे आने लगे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी का क्या योगदान होगा सोशल डेवलपमेंट में, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर ऐसे लिखा जा सकता है। आप कैसे कंट्रोल करते हैं अपने आप को, 6 मिनट 5 मिनट जो आप वहाँ पे घड़ी देख के 5 मिनट 6 मिनट दीजिए, जितना आपसे लिखा जा सके उसमें लिख के छोड़िए, आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन सारे टैकल होते हैं। और उसको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके सर, अब कहा जा रहा है कि जैसे कि अब BPSC अगर निकालना है तो UPSC की तरह पढ़ना पड़ेगा। सर ये इसमें सर कहाँ तक सहमत है, और सर क्या ऐसा करना पड़ेगा आपको उस तरीके का? मैं इस बात से सहमत हूँ कि अब क्योंकि PT भी जो है वो प्योरली UPSC तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने सिलेबस में एक बेहतर क्वेश्चन
आस्क कर रही है, बीपीएससी आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको एनालिटिकल स्टडी करना आप जरूरी है। अब जो कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइंस, अब केवल लाइन रीड नहीं करना है, अब उसका अर्थ भी समझना है। तो थोड़ा डेप्थ में स्टडी तो करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी की डिमांड होती है, तो अगर यूपीएससी अगर 100% मान के चले तो बीपीएससी भी अब 70-80% तो जरूर हो गई है, उस लेवल पे आपको करना होगा। जी सर, ऐसे के लिए किस तरीके का आप, क्योंकि आप लोगों के समय से ही इंट्रोड्यूस हुआ, 69 में दूसरी बार हुआ, ज़्यादा आइडिया नहीं है बीपीएससी एस्पिरेंट्स को, तो ऐसे के लिए क्या यूपीएससी वाला अप्रोच रखे या फिर इसके लिए कुछ डिफरेंट तरीके से चलना पड़ेगा? इससे के लिए तो जो मतलब मुझे भी बहुत परेशानी थी, तो मैं धनंजय सर से मिला था। अच्छा। तो इन्होंने मुझे तरीका बताया था कि कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है, कैसे टॉपिक्स को डेवलप किया जाता है, और फिर इनके साथ मैंने बैठ के कम से कम 20-25 ऐसे का मतलब खूब इनके साथ मैंने प्रैक्टिस किया था। और इनको मैं पर्सनली भेजता था, ये सारा चीज़ रिकमेंड करते थे कि ऐसे करो वैसे करो। उसके बाद फिर क्या है कि अब यूपीएससी की तरह करना, यूपीएससी में है कि 2 ऐसे आता है, और वो 1200 वर्ड का होता है कि 1000 से 1200 वर्ड, तो आप उसमें जो है अच्छे डायमेंशंस ज़्यादा लिख सकते हैं और इन डेप्थ लिख सकते हैं। बीपीएससी में क्या है कि ऐसे आप लिख रहे हैं तो डायमेंशंस 5 ही लिख रहे हैं तो एनफ है, लेकिन अच्छे से उसको एनालिसिस के साथ लिख दीजिए। आप वर्ड लिमिट लिखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मार्क्स मेरे हिसाब से मिल जाएगी अच्छे उसमें। यूपीएससी का अप्रोच है बहुत बढ़िया है। सर, अब जो 8 साढ़े 8 महीने का समय बचा हुआ है, अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है 70th एस्पिरेंट को, इस समय को? हाँ, तो अब तो यही है कि जो भी बचा हुआ सिलेबस अभी पढ़िए, 2-3-4 महीना अभी पढ़ लीजिए, और जितना भी आपका सिलेबस का पार्ट है वो उसको कवर कीजिए, और फिर जो लास्ट के 2-3 महीने होंगे गो ऑन रिवीजन। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, अभी जो कंटेंट है 4 महीने का जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप मेंस और ये सब करिए अच्छे से, नोट्स अच्छे बनाइए और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करिए सब चीज़ों को, कि आपको खोजना ना पड़े कि मेरा नोट्स कहाँ है, किधर गुम हो गया। एकदम अच्छे से सबको फोल्डर वाइज जैसे सजा के रखना हो रखिए। मैं जैसे जो मिलता है ना फोल्डर, जी उसमें रखता हूँ अपने सारे नोट्स को सजा के, तो मैं परेशानी नहीं होती मुझे, मैं कहीं से भी अपना ये पढ़ना है तो निकाल लिया, नोट्स पढ़ लिया। तो समय की भी बचत होती है और तरीके से स्टडी करनी है, और 3-4 महीना भी मेंस को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपने सिलेबस कवर कीजिए, और लास्ट के 2-3 महीने होंगे उसमें आप 10 से 12 बार रिविजन करिए जो आप पढ़ चुके हैं। सर, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? जो भी नए हैं उनको अब कंटेंट अच्छे तरीके से क्रिएट करने की ज़रूरत है और बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है। इन डेप्थ स्टडी करिए, और जो पहले से देते आ रहे हैं जिनका किसी वजह से नहीं हुआ इंटरव्यू, तो उनके लिए तो बस यही है कि लगे रहना है, किसी दिन भी हो जाएगा। जैसे मेरा 67 में नहीं हुआ था तो फिर 68 में हो गया, तो उनका वो लेवल पहुंचा हुआ है, वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको मैं गाइड नहीं कर सकता हूँ या कुछ उतना नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे लेवल के हैं। उनकी किस्मत, कोई किस्मत खराब हुई या मार्क्स इंटरव्यू में कम हो गया, इसके चलते उनका नहीं हुआ है, तो वो कभी भी वो उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि अब वो किसी भी दिन हो जाएंगे। बस उनको अब हिम्मत नहीं हारना है, बस, और कोई मैसेज नहीं होगा मेरे तरफ से। ओके सर, थैंक यू सो मच। ईश्वर से विश करता हूँ कि सर आपके आगे जो भी ड्रीम्स हैं वो सर ट्रू हों, और सर बहुत ही अपना प्रोसेस समझ सर आपने निकाला और डेप्थ अपनी स्ट्रेटेजी जर्नी मोटिवेशन शेयर किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। तो मैम ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मेरा नाम शाइका इमाम हुआ। मेरी स्कूलिंग शुरू से ही पटना में रही। मैंने ग्रेजुएशन भी पटना से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पटना से किया। फिर मैंने भोपाल से पीएचडी की, आईटी कानपुर से 1 ईयर पोस्ट डॉक प्रोग्राम किया, और इस बीच में मैंने एकेडमिक्स में काफ़ी कुछ अच्छा किया। स्कूल में एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन शायद जो अपेक्षा थी घर में वो पूरा नहीं कर पाई थी, तो मुझे था कि कुछ ना कुछ मुझे अच्छा करना है, चाहे वो रिसर्च फील्ड हो या फिर सिविल सर्विसेज हो। ग्रेजुएशन के बाद मन में आया था कि मैं प्रिपेयर करूं, लेकिन मेरी शादी हो गई एट वेरी अर्ली एज, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट रहा और फिर फैमिली ने सोचा कि ठीक ठाक है पढ़ने में तो इसे सपोर्ट किया जा सकता है, तो फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, एकेडमिक्स को ही, क्योंकि मेरे पास एक बेबी था। मुझे लगता था कि अगर उसको अभी मैं समय नहीं दूंगी, अपना टाइम नहीं दूंगी, तो उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस आएगी। लेकिन फिर फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए कि जब मैंने पीएचडी किया और फिर यहाँ पे अप्लाई किया, तो उस प्रोसेस में क्या था कि वो सब्जेक्ट का कुछ डिफरेंसेस आने लगा। तो फिर मैंने 2021 में बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 67 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन, बट 68 में हो गया मेरा। ओके, तो मैम आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, है ना? और मीडियम आपने इंग्लिश रखा था? जी सर। जी, आपका एकेडमी कितना स्ट्रांग है मैम? मतलब कि आपने पीएचडी कर रखा है, नेट आप क्वालिफाइड हो आईआईटी कानपुर से, तो कहाँ से मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है? सर
मोटिवेशन तो कहीं मन में एक बिंदु था ही कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, और लेकिन सिचुएशन वैसी नहीं रही। बाद में जब मैंने देखा कि शायद मैं गवर्नमेंट जॉब में बिहार में नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बिहार से बाहर मूव करना होगा, तो फिर मैंने 68 की प्रिपरेशन स्टार्ट की, 67 की, और पूरे मन से की, कंसिस्टेंसी के साथ की। मुझे मतलब ये मेरे स्वभाव में, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल कर पढ़ाई करती हूँ। बहुत स्टूडियस तो नहीं कह सकते, बट हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है जी। अच्छा, ओके। समय बात करी जाए कि क्या आपके प्राइमरी कंटेंट थे जब आपने डिसाइड किया आपको प्रीलिम्स वगैरह की तैयारी करनी है 67 से, जब आपने डिसाइड करा तो कहाँ से रिसोर्सेस आपने गैदर किया, कहाँ से रिसोर्सेस आपने इकट्ठा किया? मेरी जो प्रिपरेशन थी सर, वो शुरू से इंटीग्रेटेड अप्रोच रहा मेरा। प्रीलिम्स मेंस कभी मैंने अलग से प्रीलिम्स नहीं प्रिपेयर किया, अलग से मेंस नहीं, मेरा था इंटीग्रेटेड है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे थे बीपीएससी में वो काफ़ी अब स्किल्ड हो चुके, तो इसमें जो आउटपुट चाहिए वो इंटीग्रेटेड चाहिए था। बेसिक बुक्स थी क्वेश्चन करने के लिए। 67 के टाइम में मैंने MCQs बहुत ट्राई किया था, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया था, और काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि 67 के टाइम में कट ऑफ बहुत हाई गई थी, तो मैंने क्वालिफाई किया था। और मेंस में कहीं ना कहीं शायद ऑप्शनल में थोड़े मेरे कम मार्क्स रह गए, तो 4 मार्क्स से फिर मेरा छूट गया था। आप कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी, तो उसका क्या रोल रहा, किस तरीके से हेल्प हुआ? 68 में मैंने मेंस में धनंजय सर की कोचिंग जहाँ बैठे यस है, तो मुझे धनंजय सर मिले, और इनकी जो मेंटरशिप थी वो काफ़ी अच्छी थी। इनका पॉलिटी जो पढ़ाने का था, मेरा पॉलिटी थोड़ा वीक साइड है जी, तो पॉलिटी में जो कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, और जो पेपर आया था तो उसमें मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई। क्योंकि मुझे लगता है मेंस का पेपर जो होता है वो बहुत सिंपल वर्ड में हो, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं भी यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो यू आर इन। ओके, तो धनंजय सर जो हैं यहाँ पे, उनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा आपके, मतलब पूरा प्रिपरेशन को देखा जाए ओवरऑल, तो किस एरिया में आपका हेल्प करा उन्होंने? उनकी मेंटरशिप कैसे मिली आपको, किस तरीके से? काफ़ी अच्छा मेंटरशिप रहा, और सबसे ज़्यादा मुझे हेल्पफुल जो हुआ पॉलिटी, उन्होंने पॉलिटी से ही स्टार्ट करना शुरू किया था। जो कुछ कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म या जुडिशियल में जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो वो सब मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह पॉलिटी में आंसर जो है आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए, आप उस चीज़ को मेंशन कीजिए तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कॉपी को। तो और इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी अच्छा रहा था, GS2 पेपर का जो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। उसके बाद ऐसे में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा कि किस तरह इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन को भी सब पार्ट कर बताया, I1 I2 बॉडी कंटेंट, किस तरह B7 B8 बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उस तरह से बताया। अब मैम 78 के लिए आप किस तरीके का अप्रोच रखे एस्पिरेंट्स, तो मतलब कि उनका प्रीलिम्स हो जो 30 सितंबर को ऑलरेडी डिसाइड किया गया डेट, तो आप किस तरीके का रखे हो अपनी रणनीति को? ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे न्यू चेयरमैन सर हैं उनको थैंक्स अटन कह सकते हैं। कैलेंडर इतने रेवोल्यूशनरी आए हैं और इतना फेयर एग्जाम होता है कि जो भी हार्ड वर्क करेंगे, जिनका भी अप्रोच सही होगा, सही दिशा में होगा, वो सक्सेसफुल होंगे। दिस इज फॉर 100%। तो वही है कि प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड रखिए, पार्टिकुलरली मेंस या पीटी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, 7-8 मंथ टाइम है। फर्स्ट 4-5 मंथ्स आप बिल्कुल मेंस और प्री को साथ लेकर चले। जो बुक्स होती है, जिस तरह से स्पेक्ट्रम की बुक है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत की एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें लैंग्वेज बहुत सिंपल है, वो लैंग्वेज आप बिल्कुल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, मेंस में। और प्री में मल्टी स्टेटमेंट अब आते हैं, 1/3 नेगेटिव भी है, तो उसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। मैम जैसे कि आप मैरिड हो ऑलरेडी, आपका एक बेबी भी है, तो किस तरीके से आपका फैमिली सपोर्ट मिला? और एक छोटे बच्चे को मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें कैसा आपका तालमेल रहा? सर ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल मुझे आई थी अपने बच्चे को देखते हुए, और हर मदर, हर फीमेल काफ़ी अटैच होती है अपने बच्चे से, उसको छोड़कर प्रिपेयर करना। लेकिन इसमें मेरी प्रेरणा की जो स्रोत रही थी अनु मैम थी। उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था और उन्होंने किस तरह बताया था कि लास्ट में वो अपने बच्चे को छोड़कर प्रिपेयर कर रही थी। तो मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, और कहीं ना कहीं यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा अंतर है टाइम का, और वो सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस मेक करती है, तो उनको माइंड में रखते हुए मैंने बैलेंस करते हुए
अपने बच्चे को यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में डाला मैंने, उसकी तैयारी कराई थी, उसकी ही मैं ट्यूटर थी, उसकी ही मेंटर थी। और फैमिली सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। ओके मैम, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? लास्ट मैसेज सिर्फ यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी, जितना आप कंसिस्टेंस होंगे किसी भी फील्ड में वो बहुत ज़रूरी होता है। और इस कंपटीशन में आपके अंदर एक धैर्य बना होना चाहिए कि अगर मैंने तैयारी शुरू की है तो ये तैयारी ख़त्म भी होगी सक्सेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। ईश्वर से विश करता हूँ, भगवान से विश करता हूँ, गॉड से प्रे करता हूँ कि आपको जो भी जिम्मेवारियाँ मिल रही है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पे उसका अच्छे से निभाएं और आगे आपको फ्यूचर में जो भी ड्रीम है उसका आप अचीव करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।